पीएम मोदी आज करेंगे मध्य प्रदेश का दौरा। 5 वंदे भारत ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। 3 बजे शहडोल में करेंगे जनसभा। यूपी में 2024 के लिए घमासान तेज। 29 को नड्डा बलरामपुर से फूकेंगे लोकसभा चुनाव का बिगुल। 30 जून को बिजनौर में अमित शाह करेंगे जनसभा। फिल्म आदिपुरुष को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई। फिल्म के दृश्यों और संवादों पर विवाद। कल दाखिल हुई थी नई PIL। कुलगाम जिले में एक स्थानीय आतंकवादी ढेर। पुलिस का जवान घायल। पूरे इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। बस्ती जिला अस्पताल ट्रामा का सेंटर बना है कुत्तों का घर। मरीजों के बीच घूम रहे आवारा कुत्ते। जिला प्रशासन की लापरवाही फिर से उजागर। पहाड़ से मैदान तक मौसम का बिगड़ा मिजाज। 25 राज्यों में 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट। लोगों से सावधान रहने की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ RS। जबलपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश का दौरा करने वाले हैं। तो पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर जाने वाले हैं। आपको बता दें कि करीब 10:30 बजे, यानी कि अब से कुछ ही देर बाद पहुंचेंगे कमलापति रेलवे स्टेशन और 5 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। इसके बाद 3 बजे शहडोल में करेंगे एक सार्वजनिक कार्यक्रम। तो अहम जानकारी आपको बता दें, पीएम मोदी का आज मध्य प्रदेश का दौरा है। इस दौरान 5 वंदे भारत को वो हरी झंडी दिखाएंगे। बता दें कि 10:30 बजे, यानी कि अब से कुछ ही देर में वो कमलापति स्टेशन पहुंचेंगे। तो 5 वंदे भारत ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी पीएम मोदी। 3 बजे शहडोल में करेंगे सार्वजनिक कार्यक्रम, जिसमें पीएम मोदी भी हिस्सा लेंगे। बता दें कि पीएम मोदी का आज मध्य प्रदेश का दौरा है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10:30 बजे, आपको बता दें कि वो पहुंचेंगे कमलापति रेलवे स्टेशन और 5 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। तो 3 बजे शहडोल में एक सार्वजनिक कार्यक्रम होगा, जिसपे पीएम मोदी हिस्सा लेंगे। तो पीएम मोदी का आज मध्य प्रदेश का दौरा है। तो 10:30 बजे पहुंचेंगे कमलापति रेलवे स्टेशन, जहां पर 5 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 3 बजे शहडोल में करेंगे सार्वजनिक जनसभा। तो पीएम का आज मध्य प्रदेश का दौरा है। आपको बता दें कि 10:30 बजे पहुंचेंगे कमलापति रेलवे स्टेशन, यानी कि अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे और 5 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। आपको बता दें कि 3 बजे शहडोल में करेंगे सार्वजनिक कार्यक्रम। प्रधानमंत्री मोदी का आज मध्य प्रदेश दौरे पर रहेंगे। बता दें कि 10:30 बजे पहुंचेंगे कमलापति रेलवे स्टेशन, जहां पर 5 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 3 बजे शहडोल में करेंगे सार्वजनिक कार्यक्रम। तो अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री का आज मध्य प्रदेश का दौरा है। आपको बता दें कि 10:30 बजे, यानी कि अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुनील मालवीय हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील, आपसे जानना चाहेंगे, आज मध्य प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, क्या कुछ बताएंगे इस दौरे को लेकर के? देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल के कमलापति रेलवे स्टेशन तक पहुंचेंगे। वहां पर 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को नई सौगात देंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस मध्य प्रदेश के लिए भोपाल रानी कमलापति इंदौर, भोपाल रानी कमलापति जबलपुर, बिहार झारखंड को पहली वंदे भारत रांची पटना को भी भोपाल से मिलेगी झंडी। वहीं गोवा को भी
पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी भोपाल के कमलापति स्टेशन से ही मिलेगी। इसी के साथ धारवाड़ बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस कल सुबह चलेगी। तो एक बड़ी उपलब्धि है। जो 5 वंदे भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर बाद 10:30 बजे कमलापति स्टेशन से हरी झंडी देंगे। जी जी सुनील, जिस तरह से आपने बताया कि आज 5 वंदे भारत की सौगात जो है मध्य प्रदेश को मिलने जा रही है और प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे, तो किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था रेलवे स्टेशन पर की गई है? बिल्कुल लगातार सुरक्षा की दृष्टि से देखा है तो पूरे चप्पे चप्पे पे पुलिस खड़ी हुई है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये पुलिस की चौक चाबंद व्यवस्था है। ये गाड़ियां घूम रही हैं, गाड़ियां में ये आवाज लगा रहे कि कोई भी किसी प्रकार का कोई व्यक्ति यहाँ पर ना खड़ा हो। ये इस प्रकार की जो गाड़ियां हैं वो गाड़ियां जा रही हैं, गाड़ियों में बोल रहे हैं कि कोई भी रोड पर खड़ा न रहे। आप देख सकते हैं कि एक सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो एक बड़ा मुद्दा है। सारी जो टीम है, एसपीजी टीम है, सुरक्षा आईबी है, इंटेलिजेंस सीआईडी है, तो सारी जो टीम है पूरी सुरक्षा की दृष्टि से मुस्तैद है। क्योंकि 10:30 बजे कमलापति रेलवे स्टेशन नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और 5 ट्रेनों को हरी झंडी देंगे। और भोपाल में जो कार्यक्रम है बूथ लेवल कार्यक्रम भी को भी बूथ लोग संबोधन करेंगे। क्योंकि अभी हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव होना है, इसको लेकर इसको चुनाव का आगाज भी माना जा रहा है। आज भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में मैदान में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 64,000 बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। जी सुनील, जिस तरह से आपने बताया कि मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो कहा जा सकता है कि चुनाव की जो तैयारियां हैं वो अभी से आज से ही शुरू हो गई हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर से अगर देखा जाए राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा का एक विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी सौगात मध्य प्रदेश को दे रहे हैं और मध्य प्रदेश के शेड्यूल में भी दौरा था। लेकिन अब भारी बारिश का अलर्ट जारी होने के बाद शेड्यूल का एक दौरा निरस्त कर दिया गया है। क्योंकि एक बड़ा दौरा अहम दौरा माना जा रहा है प्रधानमंत्री का। और बात की जाए भोपाल में, तो भोपाल के जो दौरे हैं, भोपाल में रोड शो होना था, रोड शो भी भारी अलर्ट के बारिश के भारी अलर्ट के कारण उसको निरस्त कर दिया गया। लेकिन जो कार्यक्रम जो तय हुए हैं, कार्यक्रम जो मोतीलाल जो कुशावाड़ ठाकरे हॉल है उसमें कार्यक्रम में जो तय कार्यक्रम है वो कार्यक्रम पूरे होंगे। और जो पूरे प्रदेश भर से 543 लोकसभाओं से जो कार्यकर्ता है उन कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र नरेंद्र मोदी आज देंगे। जी सुनील, जिस तरह से देखा जा रहा है कि कई सालों से मध्य प्रदेश में जो है भाजपा कायम है और शिवराज सिंह की चौहान की सरकार नेतृत्व में भाजपा वहां पर राज कर रही है, तो किस तरीके से कहा जा सकता है कि आने वाले चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री का दौरा जो है वो कितना अहम होने वाला है? देखिए, प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है इसको बिल्कुल अहम माना जा रहा है। क्योंकि हाल ही में 23 में चुनाव होने वाला, 5 राज्यों में चुनाव होने वाला और इसी तारतम्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आज दौरा है, फिर एक बार शेड्यूल को 1 जुलाई को फिर दौरा रहेगा। तो जो दौरे जो लगातार एक के बाद एक दौरे हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, तो कहीं इनको अहम माना जा रहा है। क्योंकि उन दौरों के चक्कर में चुनावी आगाज की शुरुआत कहीं ना कहीं करने जा रहे हैं। और जो कार्यकर्ता प्रदेश भर से कार्यकर्ता पूरे देश से कार्यकर्ता भोपाल शहर में इकट्ठा हुए हैं, उन कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन लोगों से चर्चा करेंगे, उनको जीत का मंत्र भी देंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सारी चीजें जो है एक चुनाव को महत्वपूर्ण उद्देश्य से देखा जा रहा है। जी सुनील, बहुत बहुत तो शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए। तो आपको बता दें कि आज मध्य प्रदेश के दौरे पर जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। इस दौरान 5 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। अब से कुछ ही देर में कमलापति रेलवे स्टेशन पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो आपको बता दें कि 3 बजे एक शेड्यूल का कार्यक्रम है, सार्वजनिक कार्यक्रम बताया जा रहा है। हालांकि अभी कहा जा रहा है कि बिगड़ते मौसम की वजह से इस कार्यक्रम को निरस्त कर दिया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री आज मध्य प्रदेश के दौरे पर जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस दौरान वो 5 वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे और करीब 10:30 बजे यानी कि अब से कुछ ही देर में कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे मोदी।
देश की बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है। तो आपको बता दें कि एमएसएमई क्षेत्र में बैंकों से 20,000 करोड़ के लोन का वितरण किया जाएगा। आपको बता दें कि भारतीय पैकेजिंग संस्थान के साथ होगा एमओयू। तो जीआई पंजीकरण प्रमाण पत्रों का भी वितरण किया जाएगा। जीआई पंजीकरण प्रमाण पत्रों का होगा वितरण। तो लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ कल कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे लोक भवन सभागार में कार्यक्रम होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर लखनऊ में कार्यक्रम। सतीश संगम हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके इस खबर पर। सतीश, क्या कुछ जानकारी देंगे इस पूरी खबर पर? बिल्कुल, देखिए कि आज एमएसएमई अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। इस मौके पर लोक भवन में एक कार्यक्रम रखा गया है 12 बजे, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। इसके जरिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यापार क्षेत्र है उसको बढ़ाने के लिए जो शासन द्वारा, सरकार द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, इसी के तहत योजनाएं की गई है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो पैकेजिंग क्षेत्र है उसमें एमओयू साइन किया जाएगा। हस्तांतरण के जरिए कहीं कि इस व्यापार क्षेत्र को बढ़ावा मिला जाएगा। खासकर इसमें लघु क्षेत्र में ऐसे 11 उद्योगपति हैं जो जमीनी स्तर पे काम करते हैं, छोटे व्यापार के स्तर पे जाने जाते हैं। उनके जरिए पैकेजिंग दी जाएगी। तकरीबन 20,000 करोड़ की पैकेजिंग है। इसके जरिए से जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो व्यापार है, बाजार है, उसमें लोगों को एक तरह से सहूलियत मिल सके, उनके जो एक तरह से उद्योग हो उसकी बिक्री हो सके। खासकर इसमें बनारस इसमें शामिल किया गया है, सहारनपुर शामिल किया गया है, एक तरह शामली शामिल किया है। ऐसे तमाम ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जिसको शामिल किया गया है और वहाँ के लोगों को इसमें प्रतिभाग करने की भी बात की गई है। इसके अलावा बाराबंकी क्षेत्र में भी कई ऐसे क्षेत्र है जिसमें बढ़ावा देने के लिए इस तरह के कार्यक्रम रखे गए हैं। खासकर शासन का भी एक तरह से पहल है कि आत्मनिर्भर के साथ साथ ही अगर आप देखें कि इन्वेस्टर समिट हुए थे प्रदेश में, तकरीबन 3 इन्वेस्टर समिट हो चुके हैं पिछले 6 साल में। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यापार के क्षेत्र है उसको बढ़ावा मिल रहा है और खासकर ग्रामीण स्तर की जो व्यापार क्षेत्र है जिसको लोग नहीं जानते हैं और उनको कैसे एक व्यावसायिक पटल पे लाया जाए और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको कैसे बढ़ावा मिला जाए, उसके लिए शासन द्वारा लगातार काम किए जा रहे हैं। इसी तरह के कार्यक्रम रखे गए हैं जिसमें 20,000 करोड़ के पैकेजिंग यानी कि एक तरह से क्रय दिया जाएगा, जिसको हम लोन के तौर पर भी जाने जाते हैं। उस लोन के जरिए के जो व्यापारी हैं उसको अपने लाभ के लिए या जो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए उसमें खर्च कर सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपना नाम एक तरह से पटल पे रख सकते हैं। क्योंकि शासन का एक और भी पहल है कि जो एक तरह से जिस डिस्ट्रिक्ट में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के हिसाब से भी काम किए जा रहे हैं कि यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट में जो प्रोडक्ट है उसको व्यावसायिक स्तर पे कैसे मंच पे लाया जाए, उसके लिए भी पहल की जा रही है। तो यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट में जो भी वहाँ से जुड़े हुए व्यापार है जो एक प्रसिद्ध के तौर पे हम आगे ला सकते हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए इस तरह के कार्यक्रम रखे गए हैं। और जाहिर सी बात है इसके जरिए कहीं न कहीं जो 11 उद्योगपति हैं यानी कि जो छोटे जो घराने के लोग हैं उनको इसका सीधे तौर पे लाभ मिल सकता है। जी सतीश, आपसे जानना चाहेंगे जो जीआई प्रमाण पत्र, पंजीकरण का प्रमाण पत्र है, उसका वितरण भी होना है बताया जा रहा है, इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पंजीकरण प्रमाण पत्र के जरिए होता है वो एक सर्टिफिकेट मिल जाती है कि आप कहीं भी अपना व्यापार कर सकते हैं। हालांकि सर्टिफिकेट नहीं होता है तो आपको विश्व स्तर पे इसको लोग नहीं जानते हैं। जब ये पंजीकरण प्रमाण पत्र आपको दे दिया जाता है यानी कि जो भी आपका प्रोडक्ट है उसको अथॉराइज कर दिया जाता है कि आप विश्व स्तर पे इसको बेच सकते हैं, राष्ट्रीय स्तर पे इसको बेच सकते हैं कि एक आधिकारिक तौर पे ये प्रोडक्ट है जिसका लाभ आप लोगों को मिल सकता है और ये किसी भी तरह का नुकसानदायक नहीं होगा। तो इससे पंजीकरण जो बनाया जाता है, जैसे आप देखें कि अलग अलग जो उद्योग हैं उसको पंजीकरण क्षेत्र में लगाया जाता है ताकि भी वो एक तरह से शासन के दायरे में हो। किस तरह की दिक्कत हो तो शासन उस पर एक तरह से पहल कर सके और जो भी उद्योग है यानी कि किस तरह का खत्म हो रहा है तो उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार भी काम कर सके। यही पंजीकरण संख्या है जो आपको आधिकारिक रूप से एक दस्तावेज देता है ताकि आप विश्व स्तर पे अपने पटल पे जो व्यापार है यानी कि जो आपके उद्योगों क्षेत्र है, जो प्रोडक्ट है, उसको आप ला सकते हैं। जी, बताया जा रहा है कि 20,000 करोड़ के लोन का वितरण किया जाएगा अलग अलग बैंकों से। इससे एमएसएमई सेक्टर को कितना बड़ा बूस्ट मिलेगा?
देखिए, एमएसएमई क्षेत्र में 20,000 करोड़ जो बैंक के जरिए उद्योगपतियों को लोन दिए जा रहे हैं, उसमें जाहिर-सी बात है कि एक बड़े स्तर पे इसका लाभ मिलने वाला है उद्योगपतियों को लेकर। जो छोटे स्तर के व्यापार हैं, उसको लाभ मिल सकता है। ये न केवल पहली बार ऐसा हो रहा है, बल्कि पिछली बार भी हमने देखा कई बार शासन द्वारा इस तरह के लोन सतीश ने बताया जिस तरीके से एक बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। जी बताइए, अपने बात को पूरा करिए सतीश। देखिए, एक बात और भी है कि आत्मनिर्भर भारत की जो पहल मोदी सरकार द्वारा की जा रही है, केंद्र प्रदेश सरकार द्वारा, कि यानी कि आप अपने प्रोडक्ट को कैसे आत्मनिर्भर के तौर पे कर सकते हैं, रोजगार खुद कैसे स्वयं के जरिए खोल सकते हैं, इसके लिए एक तरह से पहल है। इसमें बताया जा रहा है कि सेल्फ डिपेंड के तौर पे भी हम देखें कि अगर उस उद्योग को बढ़ावा दे रहा है, तो अपने क्षेत्र में कम से कम 20 से 25 लोगों को आप रोजगार दे सकते हैं। यानी कि जो नौकरी की तरफ लोग युवा भाग रहे थे, उनको एक अपने क्षेत्र में भी उनको एक तरह से रोजगार मिल सकता है। तो इसलिए भी इस तरह की पहल की गई है। और जो लोन की बात हम समझ रहे हैं कि 20,000 करोड़ का जो लोन दिया जा रहा है उस व्यापार को बढ़ाने के लिए, तो न केवल व्यापार को बढ़ाने के लिए बल्कि रोजगार को बढ़ाने के लिए भी इस तरह की पहल की जा रही है, ताकि जो युवा बेरोजगार घूम रहे हैं या तमाम तरह के लोगों को डिग्री लेने के बावजूद, खासकर मैनेजमेंट सेक्टर को डिग्री लेने के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको एक तरह से बड़ा लाभ मिल सकता है। और 20 से 25 एक उद्योग के पास 20 से 25 नौकरियां उनको दिलाई जा सकती है, इसलिए इस तरह की पहल की गई है। जी, तो जैसा कि सतीश ने बताया कि योगी सरकार के इस फैसले से ना कि व्यापार पर बढ़ोतरी मिलेगी, बल्कि जो रोजगार है उसका भी एक लाभ अवसर प्राप्त होगा और बड़ा फायदा होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश, तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए। तो आपको बता दें कि योगी सरकार का एक अहम फैसला, आपको बता दें कि एमएसएमई को बूस्ट करने के लिए, जो उसका जो क्षेत्र है उसको बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर के 20,000 करोड़ का जो लोन है वो उसका वितरण किया जाएगा। इस दौरान भारतीय पैकेजिंग संस्थान के साथ इसका एमओयू होगा। वहीं लखनऊ से आपको खबर बता दें, जहां पर अखिलेश यादव बाराबंकी के पदाधिकारियों संग बैठक करेंगे। बता दें कि बाराबंकी के पदाधिकारियों संग अखिलेश यादव करेंगे बैठक। 1 जुलाई को संगठन के पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। संगठन के विस्तार करने के लिए होगी बैठक। 1 जुलाई को संगठन के पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक अखिलेश यादव। बता दें कि संगठन के विस्तार करने के लिए यह बैठक का आयोजन किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए की जाएगी बैठक। तो 2024 की तैयारियों को लेकर के भी बैठक की जा रही है। तो अहम जानकारी, अखिलेश यादव की पदाधिकारियों संग होगी बैठक। रजी सिद्दीकी हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। रजी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अब अखिलेश यादव दिखाई दे रहे हैं सक्रिय होते हुए, पदाधिकारियों संग बैठक करने वाले हैं, इसको लेकर के क्या कुछ पूरी जानकारी दीजिए। रजी, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लें। जी, आपको बता दें कि बाराबंकी के सफेदाबाद स्थित हसैनी मोड़ पर एक निजी स्कूल के कार्यक्रम में 1 जुलाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव पहुंचेंगे। वहां पर स्कूल का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद अपने पदाधिकारियों के साथ एक बैठक करेंगे। माना जा रहा है कि 2024 के जो चुनाव है उसकी रणनीति तय करेंगे और किस तरह से उसमें चुनाव की रणनीति तय करने के बाद किस तरह से एकजुटता बनाएंगे। फिर उसके बाद ये वहां पे और लोगों को इसमें विस्तार के लिए बढ़ाया जाएगा, किस तरह से समाजवादी पार्टी को और आगे बढ़ाया जाए और किस तरह से उस पर काम किया जा सके। जी रजी, जिस तरीके से देखा गया था कि पिछले कुछ दिन पहले ही पटना में एक विपक्ष को एकजुट करने की एक कवायद की गई थी, तो कहा जा सकता है कि अब जो है अखिलेश यादव हो या तमाम क्षेत्रीय पार्टी हो अपने 2024 की तैयारियों में जुट गई हैं। सारी पार्टियां जो विपक्ष की हैं सब एकजुट हो रही हैं और इसी क्रम में सुनने में आ रहा है कि जो यहाँ पे 2024 का चुनाव हो रहा है वो सब एकजुट होकर यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे और
बीजेपी को जो है ज्यादा से ज्यादा सीटें हराने के लिए ये लोग एकजुटता बना रहे हैं और खासकर कि जितने हो सके सीटें हम 2024 में लाए। जी रजी, कहा जाता है कि जिस तरीके से भाजपा का जो कार्डर है ग्राउंड पर वो बहुत ही मजबूत है, तो क्या अखिलेश यादव का जो कार्डर है जमीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता है वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को टक्कर दे पाएगा? हरीश जी, आपको बता दें कि जिस तरह से बाराबंकी को समाजवादी का गढ़ बताया जा रहा था पहले, जिस तरह से बाराबंकी को समाजवादी यहाँ से जीतती थी, लेकिन जिस तरह अब जब से बीजेपी आई है तो ये कहना मुश्किल हो पाएगा कि बीजेपी का गढ़ बचा हुआ है और समाजवादी को टक्कर दे पाए। लेकिन देखा जाता है कि यहाँ पे समाजवादी के में भी कुछ ना कुछ अंदरूनी पार्टी में फूट पड़ी रहती है। उसको भी सुनने में आया है कि एकजुटता करने के बाद, सबसे वार्ता करने के बाद सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश करेंगे जिससे कि बीजेपी को मात दी जाए। जी रजी, आपने जिस तरीके से बताया कि समाजवादी पार्टी के अपने अंदरूनी कलह कई सारे हैं, तो क्या उनको सुलझा पाने में समाजवादी पार्टी सही कदम उठा रही है? जी बिल्कुल, जो इस तरह से अंदरूनी कलह है उसके लिए ये बैठक बहुत अहम मानी जा रही है और जिस यहाँ पे पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप और यहाँ के जो विधायक हैं उन सबसे वार्ता करेंगे, यहाँ के जो दिग्गज लोग हैं और उनसे भी वार्ता करेंगे और सबको एकजुट और एक प्लेटफॉर्म पे आने की कोशिश करेंगे। जी रजी, आपसे जानना चाहेंगे, कहा जाता है कि शिवपाल सिंह यादव की जो पकड़ है कार्यकर्ताओं के बीच वो काफी मजबूत है, तो क्या वो भी इस बैठक में शामिल होंगे? नहीं, अभी फिलहाल शिवपाल सिंह यादव अभी नहीं आ रहे हैं, वो इस बैठक में नहीं आएंगे, लेकिन ये एक निजी कार्यक्रम में आ रहे हैं, एक स्कूल का उद्घाटन करेंगे, उसके बाद ये कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। जी रजी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी बताने के लिए, विस्तार से बताने के लिए। तो आपको बता दें कि अखिलेश यादव भी जो है अब 2024 की तैयारियों में अब जुट गए हैं, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। पदाधिकारियों के संग अखिलेश यादव की बैठक होने वाली है 1 जुलाई को। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे देश की बात में। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका देश की बात में। बात करेंगे लखनऊ की खबर, जहां पर यूपी के हर विधानसभा में विकसित होंगे पर्यटन स्थल। अब योजना में न्यूनतम 25 लाख के प्रस्ताव पर होगा विचार, अधिकतम 5 करोड़ के प्रस्ताव पर किया जाएगा विचार। तो यूपी के हर जिले में होगा पर्यटन स्थल। योजना में न्यूनतम 25 लाख के प्रस्ताव पर विचार होगा। आपको बता दें कि अधिकतम 5 करोड़ के प्रस्ताव पर किया जाएगा विचार। मुख्यमंत्री पर्यटन सहभागिता योजना को लेकर की अपील। योजना में सहभागिता के लिए पर्यटन मंत्री ने अपील की। जिले की शिक्षा स्तर को जांचने के लिए करेंगे बैठक। अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में होगी बैठक। 4 बजे राज्यपाल यूपी के हर विधानसभा में विकसित होंगे पर्यटन स्थल। योजना में न्यूनतम 25 लाख के प्रस्ताव पर होगा विचार, अधिकतम 5 करोड़ के प्रस्ताव पर किया जाएगा विचार। मुख्यमंत्री पर्यटन सहभागिता योजना को लेकर के अपील। तो यूपी के हर विधानसभा में विकसित होंगे पर्यटन स्थल। योजना में न्यूनतम 25 लाख के प्रस्ताव पर होगा विचार, अधिकतम 5 करोड़ के प्रस्ताव पर किया जाएगा विचार। मुख्यमंत्री पर्यटन सहभागिता योजना को लेकर के अपील।
यूपी के हर विधानसभा में विकसित होंगे पर्यटन स्थल। इस खबर पर जानकारी के लिए पवन तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। पवन, आपसे जानना चाहेंगे इस तरीके से यूपी में अब पर्यटन स्थल का जो है निर्माण कराया जाएगा, उसको लेकर के क्या कुछ जानकारी? जी, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने जो अयोध्या है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन स्थल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अब जो है हर विधानसभा स्तर पर एक पर्यटन स्थल विकसित करने की बात सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ तौर से मानना है जो पर्यटन है वो रोजगार को बढ़ावा देता है। इसके लिए हर विधानसभा में पर्यटन को बढ़ाया जाएगा। जो भी विधानसभा में जो पौराणिक स्थल है, मंदिर है या कोई पौराणिक महल टाइप में है तो उसको जो है विकसित किया जाएगा और उसमें जो है पर्यटन की जो संभावनाएं हैं वो तलाशी जाएंगी, जिससे कि जो वहाँ के लोग हैं उनको रोजगार में बढ़ावा मिल सके। और इसके लिए लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार प्रयास कर रही है और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए न्यूनतम 25 लाख तथा अधिकतम 5 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भी मांगा है। तो इस तरह अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर्यटन को लेकर काफी गंभीर है और उसलिए उन्होंने एक नई योजना का शुभारंभ किया है जिसमें हर विधानसभा जो भी पौराणिक स्थल होंगे, मंदिर होंगे या कोई पुराना महल होगा, पुरानी कोई चीज होगी, उसको जो है विकसित किया जाएगा पर्यटन के रूप में और वहां पर इसके जरिए लोग पहुंचेंगे और वहां के लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। जी पवन, अगर देखा जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसे कई जिले होंगे और उन जिलों में ऐसे कई सारे स्थल होंगे जो पर्यटन स्थल बन सकते हैं और अगर उसका जो प्रस्ताव की राशि देखी जाए तो 25 लाख से 5 करोड़ तक होगी। तो ऐसे में कितना बड़ा बजट उत्तर प्रदेश की सरकार को इस पे खर्च करना पड़ेगा? जी, जिस तरह की सभी विधानसभाओं की बात की जा रही है, 400 से ऊपर जो विधानसभा है सब में हर विधानसभा में कोई ना कोई पौराणिक स्थल है। जैसे अभी राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो यहाँ पर एक बनी के पास में रिद्धेश्वर मंदिर है, जो इसका जो पौराणिक इतिहास ये है कि वो महाभारत काल से वो बना हुआ है। उसमें जो है लगभग 2.5 करोड़ की लागत से उसको भव्य बनाया जा रहा है। इसी तरह लखनऊ में ही कई ऐसे स्थान है, जैसे एक गुजरी का तालाब है जहाँ पर सीता माँ ने पैर धोए थे। इसी तरह में भी पौराणिक स्थल एक अगर हर विधानसभा में बात की जाए तो 1 या 2 पौराणिक स्थल है। इस तरह जिस तरह उन्होंने बात की है बजट की 25 लाख से 5 करोड़ के बीच में, तो काफी बड़ा बजट उत्तर प्रदेश सरकार इन पौराणिक स्थलों पर खर्च करने जा रही है, जिससे कि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। मुख्यमंत्री की ये योजना है कि जो पर्यटन है उसमें काफी असीम संभावनाएं होती हैं और उसमें जो है लोग वहां पहुंचते हैं और जो लोकल विधानसभा स्तर के लोग हैं उनको उससे रोजगार भी मिलेगा। और इसीलिए जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो पर्यटन पे काफी बड़ा बजट खर्च करने की मूड में है और इसलिए उसने 25 लाख से लेकर 5 करोड़ तक के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। जी पवन, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से जो प्रस्ताव जो है लाया गया है ये किसकी तरफ से, परिवहन जो वो मंत्री हैं, पर्यटन के मंत्री हैं, उनकी तरफ से लाया गया है या ये पहल जो है सीएम योगी आदित्यनाथ की है? देखिए, ये पहल जो है सीएम योगी आदित्यनाथ की है। उन्होंने पर्यटन सहभागिता की अपील की है। उसके बाद जो मंत्री है जयवीर सिंह वो भी लगातार इसमें उस मुहिम में जुड़ गए हैं और वो उन्होंने कई जगह पर इसको विकसित करने के लिए पैसा भी अलॉट करना शुरू कर दिया है। तो इस तरह देखा जाए तो जो मुख्यमंत्री की ये योजना है और इस पर जो पर्यटन मंत्री हैं वो लगातार काम कर रहे हैं और जो भी ये योजना है धरातल पर लाने के लिए लगातार प्रयासरत है, जिससे कि जो उत्तर प्रदेश में पर्यटन की जो संभावनाएं है वो काफी ज्यादा आगे बढ़ सके। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लोग अब जो है अयोध्या को विकसित किया जा रहा है, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित किया जा रहा है, इससे लोग वहां पहुंचेंगे। जैसे जब अयोध्या पहुंचेंगे, वाराणसी पहुंच रहे हैं इस तरह लोग, तो उसके बाद जो वहां के जब वहां लोग पहुंचते हैं तो उसके आसपास के बारे में पता करते हैं कि यहाँ पर क्या होगा। तो जब उनको पता चलेगा कि इस विधानसभा में ये चीज काफी भव्य है और यहाँ पर भी जाया जा सकता है, तो लोग वहां पहुंचने के बाद उस विधानसभा में जो भी पौराणिक स्थल या जो भी तीर्थ स्थान वो पर्यटन के लिए जो विकसित किए जाएंगे वहां पर भी लोग पहुंचेंगे, जिससे लगातार जो रोजगार के लोगों के लिए ग्रामीण स्तर पर लोगों के लिए संभावना उसमें ज्यादा बढ़ोतरी होगी। और यही मुख्यमंत्री की योजना है कि जो भी ग्रामीण स्तर के लोग उनको भी सारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसीलिए जो ग्रामीण स्तर पर जो विधानसभा स्तर में जो भी पौराणिक चीजें होंगी पर्यटन के लिए विकसित की जाएंगी। जी
जी पवन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए। तो आपको बता दें कि अब उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में जो पर्यटन स्थल हैं उनका विकसित किए जाएंगे। उनको रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देश की बात करेंगे। फिल्म आदिपुरुष के खिलाफ लखनऊ में याचिका का मामला है। अब आपको बता दें कि दाखिल याचिका जनहित एक फिल्म आदिपुरुष के खिलाफ याचिका का मामला दाखिल जनहित याचिका पर आज जारी रहेगी सुनवाई। मनोज मुंतशिर को पक्षकार बनाए जाने पर होगी सुनवाई। फिल्म का टीजर जारी होने पर ही दाखिल हुई थी याचिका। हाईकोर्ट से सेंसर बोर्ड को भी जारी किया था नोटिस। 10 जनवरी 2023 को नोटिस जारी किया गया था। वहीं कृति सेनन, प्रभास, सैफ अली खान, देवदत्त नागे भी प्रतिभागी बने थे। तो सनी सिंह, ओम राउत को भी बनाया गया था प्रतिवादी। सोमवार को आदिपुरुष के खिलाफ नई जनहित याचिका दाखिल हुई। याचिका में फिल्म के दृश्यों और संवादों को आपत्तिजनक बताया गया। वहीं याचिका में सेंसर बोर्ड के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। दोनों याचिकाओं पर आज लखनऊ हाईकोर्ट में बेंच पर होगी सुनवाई। तो अहम जानकारी लखनऊ से, जहां पर फिल्म आदिपुरुष के खिलाफ याचिका का मामला आपको बता रहे हैं। पवन तिवारी हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। पवन, जिस तरीके से फिल्म आदिपुरुष को लेकर के याचिका दाखिल की गई है, उसको लेकर के क्या कुछ जानकारी? जी आपको बता दें, जो ये फिल्म आदिपुरुष है, जब से इसका टीजर लॉन्च हुआ है तब से ये विवादों के घेरे में आ गई है। ये जो फिल्म बनाई है मनोज मुंतशिर ने, उसमें इस फिल्म में जो है पूरी तरह से जो जो एक धार्मिक पुस्तक है रामायण, उसको लेकर ये फिल्म बनाई गई थी। और इस पिक्चर में पूरी तरह से इसको हाईलाइट करने के लिए इसमें मसाला डाला गया है और काफी ज्यादा तथ्यों से छेड़छाड़ की गई है और काफी इसमें ज्यादा धार्मिक जो चीजें थी उसको गलत तरीके से पेश किया गया है। इसको लेकर इसका विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। आज इसमें 2 जनहित याचिकाएं इसमें डाली गई है, जिसकी सुनवाई आज हाईकोर्ट में होनी है। इसमें जो दृश्य है, इसमें जो संवाद है, इसमें जो पहनावा है, उसको लेकर भी लोग कड़ी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। उसको लेकर ही आज जो जनहित याचिका डाली गई थी उस पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई है। तो मनोज मुंतशिर को पक्षकार बनाए जाने की मांग को लेकर एक याचिका डाली गई थी, उसकी जनहित याचिका उसकी सुनवाई है। उसके बाद दृश्य और संवादों को लेकर पिछले सोमवार को एक जनहित याचिका डाली गई थी, उसकी भी सुनवाई है। कुल मिलाकर ये जो फिल्म निर्देशक हैं, जब फिल्म बनाते हैं और किसी धार्मिक किसी के धर्म से जोड़कर जब फिल्म को बनाते हैं तो उसपे उसकी संवेदनशीलता पर इनको ध्यान रखना चाहिए कि इससे लोगों की भावनाएं कितनी आहत होती है। इस पे इन लोगों को ध्यान नहीं जाता। इनका केवल एक ही मकसद होता है, पैसा कमाना। और पैसा कमाने के लिए किसी भी धार्मिक चीजों से भी छेड़छाड़ करने से बाज नहीं आ रहे हैं। इसको लेकर ये जो उत्तर प्रदेश के कई जो धार्मिक शहर, वहां पर इनका तो रिलीज नहीं होने दिया गया। इसके लिए काफी बवाल भी मचा था। अयोध्या में इसको रिलीज नहीं होने दिया गया है। इसमें इसको लेकर जो साधु संत समाज है, सनातन धर्म के लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं कि इसमें जो धार्मिक जो रामायण जो धार्मिक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे यहाँ हमारे भारत में, जो काफी ज्यादा रामायण पॉपुलर है, उसमें भी ये छेड़छाड़ की है। और इसके जो ड्रेसिंग जो है काफी ज्यादा भयानक बनाया गया है और इसके जो काफी इसमें काफी चीजों को मिक्स किया गया, जिससे जो इसका मूल स्वरूप है उसको नष्ट कर दिया गया है। इसको लेकर जो जनहित याचिका जो है दायर की गई है, आज इसमें इसकी सुनवाई होनी है। जी पवन, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि अब सेंसर बोर्ड के खिलाफ कार्रवाई की भी याचिका में मांग की गई है, ये कहाँ तक सही है? देखिए, सेंसर बोर्ड को भी जो है निर्देशित किया गया था, हाईकोर्ट ने निर्देशित किया था कि इस फिल्म को देखें और इसके संवाद को सुनने के बाद रिलीज करें। लेकिन सेंसर बोर्ड ने भी इसमें कोई कार्रवाई नहीं की। बाद जब सेंसर लोग लगातार इसमें आवाज उठा रहे हैं तो उसके बाद इसमें कार्रवाई करने जो हाईकोर्ट है उसको सेंसर बोर्ड को भी नोटिस जारी किया है। क्योंकि तो ऐसी फिल्म बनती है, पहले सेंसर बोर्ड से किस तरह पास होती है। सेंसर बोर्ड जो है पहले इन फिल्मों को देखता है, देखने के बाद उसको पास करना चाहिए। लेकिन सेंसर बोर्ड अपनी जो उसकी एक भूमिका होती है उसमें कहीं ना कहीं वो बिल्कुल पीछे होता जा रहा है, जिसको लेकर ये एक नोटिस जारी की है। ये सही भी है क्योंकि सेंसर बोर्ड की ही
को ही ये अधिकार है कि वो फिल्म में काट-छांट कर सके, जो अगर जो भी उसमें सीन है या कोई ऐसा डायलॉग है जिससे लोगों को परेशानी हो सकती है, तो उसको वो काट-छांट कर सकता है। लेकिन सेंसर बोर्ड अपनी इस जिम्मेदारी को नहीं निभा पाया इस फिल्म में, जिसकी वजह से हाई कोर्ट ने उसको भी नोटिस जारी किया है। जी पवन ने बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए। तो आपको अहम जानकारी बता रहे हैं कि आदि पुरुष फिल्म आदि पुरुष को लेकर के याचिका का खिलाफ मामला है। आज हाईकोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई की जाएगी। बता दें कि दाखिल जनहित याचिका पर आज सुनवाई जारी रहेगी। बता दें कि मनोज मुंतशिर को पक्षकार बनाए जाने पर सुनवाई होगी। तो फिल्म का टीजर जारी होने पर दाखिल हुई थी याचिका फिल्म रिलीज से काफ़ी पहले हो गई थी और हाईकोर्ट ने सेंसर बोर्ड को भी नोटिस जारी किया था। अगली खबर आपको बता दें गोंडा से है, जहां पर दुष्कर्म पीड़िता का पति धरने पर बैठा। पंचायत सभागार में बैठा दलित परिवार। तो दुष्कर्म पीड़िता का पति धरने पर बैठा, पंचायत सभागार में बैठा है दलित परिवार। धरने पर बैठा परिवार लगा रहा है न्याय की गुहार। पति चिल्ला चिल्ला के कह रहा है अपनी बात। पति चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है अपनी बात। पत्नी के साथ दुष्कर्म हुआ, थाने में नहीं लिखी गई रिपोर्ट। पीड़ित पति बता रहा है दुष्कर्म करने वाले खुलेआम घूम रहे। थाना कनैलगंज पुलिस नहीं कर रही कोई कार्रवाई। तो गोंडा से अहम खबर आपको बता रहे, दुष्कर्म पीड़िता का पति धरने पर बैठा है। पंचायत सभागार में बैठा है दलित परिवार। धरने पर बैठा परिवार लगा रहा है न्याय की गुहार। तो धरने पर बैठा है दलित परिवार, लगा रहा है न्याय की गुहार। पति चीख चीख कर चिल्ला रहा है, उसके साथ उसकी पत्नी के साथ हुआ है दुष्कर्म और जो आरोपी है वो खुलेआम घूम रहे हैं। मामला ये है कि हमारे औरत सुनीता के साथ बलात्कार हुआ, तो उसका सूचना हम थाने चौकी सब जगह दिए, जिला पर दिए और उच्च अधिकारियों को पोस्टमास्टर के से दिए, ट्रस्टी द्वारा दिए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये 30 तारीख को धरना पर बैठे, आश्वासन देकर बालपुर चौकी के दरोगा आश्वासन देकर उठा ले गए। बोले चलो तुम्हारा FIR दर्ज कराते हैं। संझा पर बैठा रहे मगर कोई कार्रवाई नहीं किए, हमको भगा दिए। तो देखा आपने किस तरीके से एक पति जो है वो न्याय की गुहार लगा रहा है अपनी पत्नी के लिए, और पंचायत सभागार में पूरा परिवार जो है धरने पर बैठा है। उसने कहा कि पत्नी के साथ दुष्कर्म हुआ था और थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी गई। तो पीड़ित पति बता रहा है दुष्कर्म करने वाले खुलेआम घूम रहे हैं। थाना कनैलगंज पुलिस ने कोई अभी तक कार्रवाई नहीं की है, जिसको लेकर के पति धरने पर बैठा है। दुष्कर्म पीड़िता का पति धरने पर बैठा, पंचायत सभागार में बैठा है दलित परिवार। धरने पर बैठा परिवार लगा रहा है न्याय की गुहार। पति चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है उसकी पत्नी के साथ हुआ है दुष्कर्म और पुलिस नहीं कर रही कोई कार्रवाई। मोहसिन खान हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। मोहसिन, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से एक देखा जा रहा है कि कलेक्ट्रेट सभागार में ये बिल्कुल बताना चाहेंगे आदित्य, जिस तरह से ये दलित महिला काफी टाइम से 2-3 दिन से लगातार धरने पे बैठी हुई है और न्याय की गुहार लगा रही है। न थाने पे न पे यहाँ पे SP कार्यालय पे न DM हाउस पे कोई भी कहीं भी तरीके से कोई एप्लीकेशन न कोई भी मुकदमा लिखा जा रहा है। और 3-4 दिन से लगातार वो यहाँ धरने पे बैठी हैं और ये आगे यही उनका कहना है कि जब तक ये मुझे न्याय नहीं मिल जाता है तब तक ये धरना ऐसे जारी रहेगा और यहीं पे बैठी रहूंगी, जो कि मेरे साथ में दुष्कर्म हुआ है, जो आरोपी फरार चल रहे हैं। जी मोहसिन, आपसे जानना चाहेंगे कि क्यों पुलिस इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है? क्या कि जो आरोपी हैं उनकी पुलिस से कोई साठगांठ है?
जी बिल्कुल बताना चाहेंगे कि उनका पीड़ित का आरोप है कि उनके साथ में जो अपराधी हैं उनके साथ में कुछ साठगांठ है, जिसको लेकर वो मुकदमा नहीं लिख रहे हैं, जिसके संबंध में हम यहाँ पे 4 से 5 दिन वो लगातार धरने पे बैठे हुए हैं। जी उससे जिस तरीके से कहा जाता है कि योगी सरकार में जो पुलिस प्रशासन है वो काफ़ी सख्त है, उसके बावजूद भी इस तरह से पुलिस की तरफ से ढिलाई क्यों की जा रही है? जी बहुत बड़ी ये सवाल उठ रहा है कि एक दलित महिला 3-4 दिन से धरने पे बैठी हुई है, उसके बाद में भी सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के सरकार में इस तरह से उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। और कहीं ना कहीं इसमें उस जिम्मेदार अधिकारियों पे सवाल उठते हैं कि ऐसे में उन गरीबों को कहाँ से न्याय मिले जो अभी तक ऐसे धरने पे बैठी हुई है। जी जी तमाम बड़े बड़े नेता जो है वो दलितों के साथ खड़े होते हैं, दलितों के घर पे जाके खाना खाते हैं, और तमाम ऐसे नेता जो दलितों के हक के लिए लड़ाई करते हुए लड़ते दिखाई हुए देते हैं, क्यों अभी तक कोई दलित नेता इस परिवार के साथ अभी नहीं पहुंचा है? क्यों दलित परिवार के साथ क्यों नहीं खड़ा है कोई नेता? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे, इस मामले को लेकर जब से 3 से 4 दिन से ये धरना जारी है, ऐसे में कोई नेता ना मंत्री कोई भी इस मौके पर उसके हालचाल न जानने की कोशिश किया। जब के न्यूज की टीम वहां पे पहुंची इस मुद्दे को मुहिम को उठाने के बाद में लोगों तक उन जिम्मेदारों तक कान तक पहुंची है ये मामला। और जहां तक हो सकता है सर कि जब के न्यूज की खबर चलने के बाद में प्रमुखता के साथ में दिखाया जाएगा, उसके बाद में लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। जी मोहसिन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए। तो आपको बता दें कि दलित परिवार जो है वो धरने पर बैठा हुआ है, पंचायत सभागार में दलित परिवार बैठा हुआ है, और पति जो है लगातार अपनी पत्नी के लिए न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन पुलिस की तरफ से अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। उसका कहना है कि आरोपी जो हैं खुलेआम घूम रहे हैं और वो न्याय की गुहार बैठ करके लगा रहा है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लखनऊ से खबर आपको बता दें, जहां पर दत्तात्रेय होसबोले आज से 4 दिवसीय लखनऊ दौरे पर रहेंगे। तो दत्तात्रेय होसबोले आज से लखनऊ के 4 दिवसीय दौरे पर 27 से 30 जून तक लखनऊ प्रवास पर रहेंगे दत्तात्रेय होसबोले। इस दौरान पूर्वी क्षेत्र के प्रचारकों की बैठक 30 जून को होने वाली है, क्षेत्रीय कार्यालय की बैठक। तो क्षेत्रीय कार्यालय की बैठक में भी हिस्सा लेंगे दत्तात्रेय होसबोले। आरएसएस अपने शताब्दी वर्ष की तैयारी में जुटा है। तो जुलाई में संघ प्रमुख मोहन भागवत का दौरा प्रस्तावित है। जुलाई में 5 दिन यूपी में रहेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। जुलाई में संघ प्रमुख मोहन भागवत का दौरा प्रस्तावित है। जुलाई में 5 दिन यूपी में रहेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। इस दौरान उनका अयोध्या दौरा भी प्रस्तावित है। भगवान रामलला के दर्शन भी करेंगे मोहन भागवत। तो दत्तात्रेय होसबोले आज से 4 दिवसीय दौरे पर लखनऊ में पहुंचेंगे। बता दें कि 27 से 30 जून तक लखनऊ प्रवास पर रहेंगे दत्तात्रेय होसबोले। इस दौरान पूर्वी क्षेत्र के प्रचारकों की बैठक में भाग लेंगे। बता दें कि 30 जून को होने वाली है क्षेत्रीय कार्यालय की बैठक। क्षेत्रीय कार्यालय की बैठक में हिस्सा लेंगे दत्तात्रेय होसबोले। आरएसएस अपने शताब्दी वर्ष की तैयारी में जुटी है। बता दें कि जुलाई में संघ प्रमुख मोहन भागवत का दौरा प्रस्तावित है। जुलाई में 5 दिन यूपी में रहेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। जुलाई में 5 दिन यूपी में रहेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। इस दौरान उनका अयोध्या दौरा भी प्रस्तावित है। भगवान रामलला के दर्शन भी करेंगे मोहन भागवत। दत्तात्रेय होसबोले आज से 4 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंच रहे हैं। अगली खबर बुलंदशहर से, जहां पर महिला आईपीएस बुजुर्ग महिला की
झोपड़ी में लगवाई गई बिजली। तो महिला आईपीएस बुजुर्ग महिला की झोपड़ी में लगवाई बिजली। महिला आईपीएस बुजुर्ग महिला की झोपड़ी में लगवाई बिजली। विधवा महिला की झोपड़ी में लगवाया गया बिजली का कनेक्शन। बुजुर्ग विधवा महिला के घर पर नहीं था बिजली का कोई कनेक्शन। बिजली कनेक्शन के लिए बुजुर्ग महिला के पास नहीं थे पैसे। तो बिजली कनेक्शन के लिए बुजुर्ग महिला के पास नहीं थे कोई पैसे, जिसके लिए एएसपी ने बुजुर्ग के बिजली कनेक्शन का खुद भुगतान किया। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक बुजुर्ग महिला के घर पर बिजली का कनेक्शन लगवाया गया आईपीएस द्वारा। उसके घर में कोई कनेक्शन नहीं था और उसके पास न बिजली के भुगतान के लिए पैसे थे, जिसके चलते एएसआई ने खुद महिला के घर पर बिजली का कनेक्शन लगवाया और खुद उसका भुगतान किया। तो आगाद के गांव खेड़ी निवासी की विधवा है, जिसके महिला के घर पर कोई बिजली कनेक्शन नहीं था। तो एएसआई ने महिला बुजुर्ग के घर पर लगवाया बिजली का कनेक्शन। तो बता दें कि विधवा बुजुर्ग महिला के घर पर कोई बिजली कनेक्शन नहीं था सालों से, जिसके चलते खुद एएसआई ने महिला के घर पर बिजली का कनेक्शन लगवाया, उसका भुगतान भी खुद किया। तो बुलंदशहर से हम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर महिला आईपीएस ने महिला विधवा बुजुर्ग के घर पर लगवाया बिजली कनेक्शन। विधवा महिला की झोपड़ी में लगवाया बिजली का कनेक्शन। बुजुर्ग विधवा महिला के घर पर नहीं था बिजली का कनेक्शन। बिजली कनेक्शन के लिए बुजुर्ग महिला के पास पैसे नहीं थे। खबर अमेठी से, जहां पर एसडीएम को निर्देश पर पुलिस ने कार्रवाई की है। टीम विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों को भेजा जेल। 19 लोगों पर धारा 151 लागू की गई है। तो विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों को जेल भेजा गया। 19 लोगों पर धारा 151 के तहत की गई कार्रवाई। एसडीएम ने 11 लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजा जेल। मुसाफिरखाना तहसील के लखनीपुर गांव का मामला आपको बता रहे हैं। अमेठी से खबर बता रहे हैं, जहां पर एसडीएम को निर्देश के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश पर जमीन खाली कराने पहुंची थी टीम। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों को जेल भेजा। उन्नीस लोगों पर धारा 151 के तहत कार्रवाई की गई है। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों को जेल भेजा गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस टीम वहां पर मौजूद है और जबरदस्ती जो है लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। एसडीएम ने 11 लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजा है जेल। तो हाईकोर्ट के आदेश पर जमीन खाली कराने पहुंची थी टीम। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों को जेल भेजा गया है। अमेठी से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, 19 लोगों पर धारा 151 के तहत की गई कार्रवाई। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों को जेल भेजा गया है। तो 19 लोगों पर धारा 151 लागू की गई है। इसी के साथ देश की बात में बस इतना ही। आगे देखिए उत्तराखंड की खबरें हमारे सहयोगी करीमा बाजपेयी के साथ।